फ्रीदा की कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें उसे बेड पर लेटा दिखाया जाता है। इसी हालत में कुछ लोग उसे उठाकर ट्रक में डाल देते हैं और एक अनजाने मंजिल की तरफ ले जाने लगते हैं। ये लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसका पता हमें कहानी के अंतिम हिस्से में चलने वाला है। फिर एक फ्लैशबैक के माध्यम से फ्रीदा के बचपन का एक नज़ारा सामने आता है। अपने कुछ दोस्तों के साथ वह डिएगो नाम के मशहूर पेंटर को देखने जाती है जिसे वह दिल से पसंद करती थी। उस दिन डिएगो एक मॉडल के साथ था जिसका चित्र बनाने का इरादा रखता था। इसी बीच डिएगो की पत्नी मरीन वहां आती है और अपने पति को किसी और के साथ देखकर गुस्से से भर जाती है। डिएगो के बारे में उसे पहले से अंदाजा था क्योंकि पहले भी वह अपनी पेंटिंग्स के दौरान कई मॉडल्स के साथ अपना रिश्ता बना चुका था। मरीन का गुस्सा देखने लायक होता है, वह डिएगो पर बरस पड़ती है और फिर तैश में वहां से चली जाती है। मरीन के जाने के बाद भी डिएगो बिना किसी अफसोस के अपनी मॉडल पर ध्यान देने लगता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वह अपनी वाइफ की भावनाओं की कोई परवाह नहीं करता। जब फ्रीदा और उसके दोस्त डिएगो को मॉडल के साथ इस तरह देखते हैं तो वे चिल्लाते हैं और मजाक बनाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में फ्रीदा की पारिवारिक जिंदगी दिखाई जाती है। उसके फादर से उसका रिश्ता बहुत गहरा है और उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम क्रिस्टीना है। फ्रीदा के फादर हमेशा एक बेटा चाहते थे, इसलिए फ्रीदा ने अपने व्यवहार और पहनावे में एक लड़के का रूप धारण कर लिया था। घर के फोटोशूट्स में भी वह अक्सर लड़कों जैसा लिबास पहनती थी। एक दिन फ्रीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में सफर कर रही होती है, तभी अचानक एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। इस हादसे में उसका बॉयफ्रेंड बच जाता है, मगर फ्रीदा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद उसकी जान बचा ली जाती है, लेकिन होश आने में उसे 3 हफ्ते लग जाते हैं। जब वह होश में आती है तब उसके सारे शरीर पर प्लास्टर लगा होता है। चलना तो दूर, उसका उठना भी नामुमकिन हो चुका होता है। उसके फादर उसके इलाज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, मगर धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति इस कोशिश में खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद फ्रीदा का बॉयफ्रेंड उसे देखने आता है। पहले तो उसका आना फ्रीदा को सुकून देता है, लेकिन तभी एक बड़ी खबर सामने आती है। उसका बॉयफ्रेंड शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा होता है। ये सुनकर फ्रीदा चुप रहती है, मगर जैसे ही वह चला जाता है अकेले में टूटकर रो पड़ती है। अकेलेपन से उबरने के लिए उसके फादर उसके लिए एक नए सफर की तैयारी करते हैं। वह उसे पेंटिंग का सामान लाकर देते हैं ताकि बेड पर पड़े पड़े वह बोर न हो। धीरे धीरे फ्रीदा इस नए शौक में खो जाती है और कुछ ही समय में बेहतरीन चित्र बनाने लगती है। दिन बीतने के साथ उसकी सेहत भी सुधरने लगती है और एक दिन वह लाठी के सहारे चलने लगती है। जब उसके पास पेंटिंग्स काफ़ी हो जाती हैं तो वह डिएगो के पास जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। उसका कहना होता है कि पेंटिंग्स बेचकर वह अपनी फैमिली की मदद करना चाहती है। डिएगो उसकी एक पेंटिंग अपने पास रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगर ये उसे पसंद आई तो वह फ्रीदा के घर आकर बाकी पेंटिंग्स देखेगा। जब डिएगो उसकी छोड़ी हुई पेंटिंग देखता है तो उसका टैलेंट पहचानने में देर नहीं लगती। वह तुरंत उसके घर पहुंचता है और बाकी की पेंटिंग्स भी देख लेता है। डिएगो को यकीन हो जाता है कि फ्रीदा एक अनोखी कलाकार है। फ्रीदा सिर्फ अपने घर के लिए पैसा कमाना चाहती थी, मगर डिएगो उसे नए मौके देने का विचार बना लेता है। एक पार्टी में डिएगो फ्रीदा को लेकर जाता है जहां कई आर्टिस्ट्स शामिल होते हैं। वहीं उसकी मुलाकात डिएगो की पहली वाइफ मरीन से होती है, जो उसे चेतावनी देती है कि डिएगो हर लड़की को सिर्फ सुंदरता की नज़र से देखता है। अगले दिन से फ्रीदा डिएगो के साथ काम करने लगती है। डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चित्र बनाता था और फ्रीदा भी उसके साथ जुड़ जाती है। यह नया अनुभव उसे पसंद आने लगता है। एक दिन डिएगो अपने स्टूडियो ले जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फ्रीदा एक शर्त रखती है, वह सिर्फ काम करेगी, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। डिएगो इस बात को मान जाता है, लेकिन अंदर जाते ही दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। इसी दिन उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक समय ऐसा आता है जब डिएगो फ्रीदा से शादी का प्रस्ताव रखता है। पहले तो फ्रीदा मना कर देती है क्योंकि उसे डिएगो की आदतों का पता था, मगर डिएगो उसे विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ उसी का रहेगा। अंत में फ्रीदा मान जाती है। फ्रीदा के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं होते, मगर क्योंकि डिएगो उनकी आर्थिक मदद कर रहा होता है, इसलिए वे शादी की अनुमति दे देते हैं। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी की पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मरीन वहां आकर फ्रीदा के हादसे का मजाक बनाने लगती है। डिएगो सब कुछ सुनता है, लेकिन उसे रोकने के बजाय हंसकर इस मजाक का हिस्सा बन जाता है। यह देखकर फ्रीदा को बुरा लगता है और वह गुस्से से पार्टी छोड़कर चली जाती है। रात को डिएगो अपनी मीठी बातों से उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे फ्रीदा भी पिघल जाती है और सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। अगली सुबह जब फरीदा ने डिएगो को नाश्ता करते देखा
तो उसका पहला ख्याल यह था कि यह सब डिएगो का काम है। लेकिन डिएगो ने तुरंत स्पष्ट किया कि नाश्ता उसने नहीं, बल्कि उसकी पुरानी बीवी मरीन ने तैयार किया है, जो अब भी उनके घर की ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। यह सुनकर फरीदा का गुस्सा बढ़ गया और वह सीधे मरीन के पास पहुंची, उस पर इल्जाम लगाते हुए कि वह उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रही है। इस बात पर मरीन ने कहा कि अगर फरीदा को डिएगो को खुश रखना है तो उसके पसंदीदा खाने बनाने आने चाहिए। फिर मरीन ने उसे डिएगो का पसंदीदा खाना बनाना सिखाया, जिससे धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। इस नए रिश्ते के कारण फरीदा ने अपनी पहली गलती का एहसास करते हुए मरीन से माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद जब फरीदा डिएगो के स्टूडियो पहुंची तो उसे डिएगो के कपड़ों में किसी औरत के परफ्यूम की महक महसूस हुई। इस खुशबू ने उसे यह एहसास दिलाया कि डिएगो ने एक बार फिर किसी मॉडल के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। हालांकि यह जानकर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि डिएगो की आदतों से वह पहले ही वाकिफ थी, इस वजह से उसने ज्यादा मुदखलत नहीं की। उसी रात डिएगो ने एक अच्छी खबर सुनाई कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ा आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें उसने फरीदा को भी साथ चलने के लिए कहा। यह सुनकर फरीदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एग्जीबिशन शुरू होने पर डिएगो वहां मशहूर हो गया, मगर अपनी आदतों से बाज नहीं आया। उसने वहां भी कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाया, पर अब फरीदा पर इसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि यह सब उसके लिए एक आम बात बन चुकी थी। एक दिन फरीदा ने डिएगो को बताया कि वह मां बनने वाली है और यह बच्चा पैदा करना चाहती है। लेकिन डिएगो ने मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि पिछले हादसे की वजह से फरीदा की तबीयत अब भी ठीक नहीं है और यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पर फरीदा अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद डिएगो ने भी इस फैसले को मान लिया। लेकिन एक दिन जब डिएगो घर आया तो उसने देखा कि फरीदा खून से लथपथ थी। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स बच्चा बचा नहीं पाए। यह सब फरीदा के लिए एक बड़ा झटका था, जिस वजह से वह दिन ब दिन उदास रहती थी। इसके बीच एक और बुरी खबर ने उसकी जिंदगी को और भी दुखद बना दिया। उसे पता चला कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। मां की देखभाल करने के लिए वह वापस अपने घर गई, जहां उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीन से हुई, जो अपने पति के अत्याचार के कारण उससे अलग हो चुकी थी। कुछ महीने बाद फरीदा की मां दुनिया छोड़कर चली गई और इसी दौरान डिएगो का एक बड़ा कमीशन कैंसिल हो गया। एक बिल्डिंग की दीवार पर उसने जो पेंटिंग बनाई थी वह स्पॉन्सर को पसंद नहीं आई, जिसके कारण डिएगो की मेहनत मिट्टी में मिल गई और दीवार तोड़ दी गई। जब न्यूयॉर्क में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा तो डिएगो और फरीदा वापस अपने देश लौट आए। वहां एक दिन फरीदा की फिर से क्रिस्टीन से मुलाकात हुई, जो अब और भी बुरी हालत में थी। अपनी बहन की मदद करने के लिए फरीदा ने उसे डिएगो के स्टूडियो की सफाई का काम दे दिया, मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब एक दिन फरीदा स्टूडियो गई तो उसने देखा कि डिएगो और क्रिस्टीन एक दूसरे के करीब थे। यह देखते ही फरीदा का दिल टूट गया और उसने डिएगो से रिश्ता तोड़ दिया। कई बार धोखा खाने के बाद फरीदा पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब उसने अपनी जिंदगी शराब और अय्याशी में डुबाने का फैसला कर लिया। महीने बीत गए और एक दिन डिएगो ने फरीदा से एक शख्स को अपने घर में पनाह देने के लिए कहा, ट्रॉट्स्की। डिएगो ने बताया कि ट्रॉट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा नेता है, जिसे सरकार मारना चाहती है। यह सुनकर फरीदा ने उसे अपने घर में रखने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे ट्रॉट्स्की ने फरीदा की पेंटिंग्स देखी और उनका दीवाना हो गया। यह रिश्ता धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंच गया। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन उनका छुपा रिश्ता शुरू हो गया। जब ट्रॉट्स्की की पत्नी को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुई, जिसके बाद ट्रॉट्स्की ने फरीदा का घर छोड़ दिया। इसके बाद फरीदा फिर से अकेली हो गई। उसने यह राज डिएगो को बता दिया, जो यह सुनकर बहुत नाराज हुआ। मगर फरीदा ने उससे कहा कि तुमने भी तो यह सब बार बार किया है, तब भी मुझे ऐसे ही महसूस होता था। यह सुनकर डिएगो चुप हो गया। कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का कत्ल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फरीदा को गिरफ्तार कर लिया और डिएगो के बारे में सवाल पूछने लगी। फरीदा ने साफ कह दिया कि उसका डिएगो से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका है। सच तो यह था कि डिएगो को यह पहले से अंदाजा था कि यह सब होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा से अलग होने का फैसला कर लिया था। अभी जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ महीने गुजर गए और फरीदा को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जो धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी। यह वही बीमारी थी जिससे वह सालों पहले बच गई थी, लेकिन अब उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, फरीदा की हालत इतनी खराब हो गई कि अब वह चल भी नहीं सकती थी। इसी दौरान डिएगो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक बार फिर फरीदा से शादी कर ली। आखिरकार एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन का वक्त आया, जो फरीदा की पेंटिंग्स के लिए रखा गया था। वह खुद उसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। डिएगो उसकी जगह एग्जीबिशन गया और सबको फरीदा की कला के बारे में बताया।
लेकिन फरीदा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी ताकत जोड़कर एग्जीबिशन में शामिल होने का फैसला किया, और यही सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जब वह एग्जीबिशन पहुंची तो हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। यह देखकर फरीदा का दिल खुशी से भर गया। उस रात घर आकर उसने डिएगो को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का एक तोहफा दिया, जो असल में 3 हफ्ते बाद आनी थी। फरीदा को यह अंदाजा था कि तब तक वह जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए उसने अभी ही यह तोहफा दे दिया। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो गई।